प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों से कोल माइंस रेगुलेशन, इनंडेशन से रिलेटेड रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर चर्चा करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दो रेगुलेशन 149, 159 और 150, एक है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, दूसरा है डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। आज मैं डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर के पार्ट 2 का चर्चा करूंगा। इसमें कुल 6 सब रेगुलेशन हैं। पार्ट 1 में कुल 6 सब रेगुलेशन पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में 4 और हैं। तो ये डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर पार्ट 1, पहला सब रेगुलेशन है एडुकेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन अगेंस्ट इन रश ऑफ वाटर। एडुकेट और नॉट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। हम पर्याप्त प्रोटेक्शन लेंगे, पर्याप्त सुरक्षा लेंगे वाटर इन रश के अगेंस्ट में। यदि किसी माइंस है, सरफेस से जो इनंडेशन हो रहा है, उस स्थिति में हम एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे अगेंस्ट इन रश ऑफ वाटर। माइन में जो पानी जाएगा उसमें एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे। अभी एडिक्वेट पर्याप्त क्या है? पर्याप्त है कि पर्याप्त से कम है, इस तरह का कंफ्यूजन हो तो एडिक्वेट और नॉट, इसका फाइनल अथॉरिटी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करेंगे। क्लियर? एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन अगेंस्ट इन रश ऑफ वाटर इन माइन। सरफेस से ही है सिर्फ, तो ये सरफेस में एडिक्वेट प्रिकॉशन लेंगे कि जो पानी खदान में नहीं जाए। ये पहला सब रेगुलेशन। दूसरा सब रेगुलेशन है एवरी एंट्रेंस ऑफ माइन shall be so designed, constructed, maintained that point shall not less than 1.5 meter above high flood level. Clear? Every entrance, माइन का entrance क्या क्या हो सकता है? साफ्ट हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, बोर होल भी एंट्री है। एवरी एंट्रेंस जहाँ से पानी घुसने का चांसेज है, वो सारे एंट्रेंस जो है इस तरह से हम डिजाइन करेंगे, इस तरह से उसको हम बनाएंगे और इस तरह से मेंटेन करेंगे कि वो जो पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट, वो हर हाल में 1.5 मीटर से हाई फ्लड लेवल के 1.5 मीटर से नीचे नहीं होगा, ऊंचा होगा। अब देखिए, कोई भी सरफेस वाटर का जो सोर्स है, वो सरफेस वाटर का जो सोर्स है, हर रेनी सीजन में उसका पानी का जो लेवल है एक उच्चतम सीमा तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल। 10 साल में ऐसा देखा गया कि इस जोर का, इस रिवर का पानी यहाँ तक पहुँचा, तो उसको हम हाईएस्ट फ्लड लेवल कहते हैं। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊंचा, कम से कम 1.5 मीटर ऊंचा हम रखते हैं। 1.5 मीटर से कम नहीं होगा हर हाल में। ये हर एंट्री का मतलब बोर होल भी, एंट्री का मतलब साफ्ट, एंट्री का मतलब इंक्लाइन, माइंस एंट्री का मतलब वो ओसीपी का जो बाउंड्री है सो। तो ये एंट्री को हम हर हाल में, बाउंड्री का ओसीपी का एम्बैंकमेंट भी जो है उससे, उसको भी हम 1.5 मीटर से ऊपर रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर पूछेगा, जिस माइंस में तुम ट्रेनिंग किए हो उसका हाई फ्लड लेवल कितना था, हाई फ्लड लेवल से कितना ऊंचा था तुम्हारा एंट्री, पूछता है। तो ये जान लीजिए कि 1.5 मीटर से ऊपर रहेगा हर हाल में।
तीसरा सब रेगुलेशन है इन रेनी सीजन कांस्टेंट वॉच शैल बी केप्ट फ्लड लेवल ऑफ द सरफेस। बरसात के समय, हर समय, बरसात के समय हमेशा हम फ्लड लेवल को वॉच करेंगे ऑफ सरफेस। इफ क्रॉस हाई फ्लड लेवल इट शैल बी मार्क्ड, रिकॉर्डेड, डेटेड एट हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्लियर। अभी यदि मान लीजिए किसी माइन के नज़दीक में कोई जोर है, कोई नदी है, तो उस नदी और जोर में जो हाई फ्लड लेवल है, जो पानी बढ़ेगा रेनी सीजन में, तो हम उसको वॉच करते रहेंगे कि कितना पानी बढ़ता है, और जो मैक्सिमम पानी बढ़ता है उसको हम नोट करेंगे। पिछले साल जो बढ़ा था उससे भी यदि पार कर जाता है, जो रिकॉर्ड में था कि इतना अधिक बढ़ा है उससे यदि पार करता है, तो हम उसको नोट करके रखेंगे और उसको वहाँ पर मार्क करेंगे कि ये हाई फ्लड लेवल है। वहाँ पर जोर के नज़दीक में यदि ब्रिज है या परमानेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें हम मार्क करके रखते हैं कि ये हाई फ्लड लेवल है। क्लियर। और उसको वहाँ पर हम जहाँ पॉइंट है जहाँ से पानी बढ़ रहा है, रिवर के पास भी मार्क करते हैं, लेकिन रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, डेट कर लिखते हैं एट हाईएस्ट फ्लड लेवल, कितना फ्लड लेवल हुआ है। तो ये चीज जो है तीसरा पॉइंट में है। अब आइए चौथा। एक चीज जान जाइए कि हर माइन का मानसून प्रिपरेशन प्लान हम लोग मानसून के पहले बनाते हैं। तो उस मानसून प्रिपरेशन प्लान में यदि नज़दीक में जोर है, रिवर है, तो गार्ड को राउंड द क्लॉक तीनों पाली में हम ऑथराइज करते हैं फ़ोन नंबर के साथ। उसे सारा एसेसरीज दिया जाता है, छाता, टॉर्च, बरसाती, गमबूट, ताकि वो उसको कांस्टेंट वॉच करे रिवर को, जोर को, कि कितना पानी ऊपर बढ़ रहा है। कई बार देखा गया कि रिवर जोर का पानी जो ऊपर बढ़ रहा है और किसी कारणवश ब्लॉक हो गया, कोई डाल आकर के, कोई पेड़ आकर के फंस गया, कोई ब्रिज है उसके पास, और पानी का लेवल जो कभी नहीं पहुंचता था उसको भी ऊपर भी पार कर गया, और ऐसा पार कर गया कि माइन की एंट्री से ऊपर हो गया, तो रिवर का पानी माइन में घुसने लगेगा। तो इसीलिए ये तीसरा सब रेगुलेशन स्पेशल स्पेल करता है कि हाई फ्लड लेवल को कंटिन्यूअस मॉनिटर करेंगे, और यदि हाई फ्लड लेवल अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देता है तो उसको रजिस्टर में मार्क करेंगे और किस डेट में किया क्या, और फिर अगेन तब से फिर उसको ट्रीट होगा कि ये न्यू हाई फ्लड लेवल ये है, उससे कम वाले को छोड़ देंगे। क्लियर। चौथा है सब रेगुलेशन जो है, उसमें है वाटर डैम, रिजर्वायर, वाटर कोर्स। रिजर्वायर ऊपर में पानी जमा करने वाला है, तालाब हुआ, रिजर्वायर हुआ, चाहे टंकी बहुत बड़ा बनाया गया है, या रिजर्वायर कोई पूरे स्टेट को पानी सप्लाई के लिए डैम टाइप का बना करके किया गया है, तो वो वाटर डैम हुआ, रिजर्वायर हुआ। और वो पानी सप्लाई के लिए यदि रिजर्वायर बहुत बड़ा किया गया है तो उसका भी। और वाटर कोर्स, वाटर कोर्स मतलब पानी बहने का सीजनल भी हो सकता है, तो वो इस सब का वार्निंग लेवल यदि रेज कर रहा है, वाटर लेवल यदि रेज करता है, तो कम्युनिकेट टू ऑथोरिटी, ऑथोरिटी। ये डैम वाले जो हैं, ये रिजर्वायर वाले जो हैं जिसका कंट्रोल करते हैं, वहाँ से डोमेस्टिक पानी सप्लाई करते हैं, या वाटर कोर्स
यदि किसी कस्टडी में है तो ये लोग क्या है कि कम्युनिकेट टू अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को, माइन वाले अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? कितना क्वांटिटी हम पानी डैम से छोड़ रहे हैं, इस रिजर्वायर से कितना क्वांटिटी हम पानी छोड़ रहे हैं, कितना टाइम में छोड़ रहे हैं, क्वांटिटी एंड टाइम छोड़ने के संबंध में अथॉरिटी को हम खबर करते हैं। माइन वाले अथॉरिटी को ये डैम वाले खबर करेंगे। और ड्यूरिंग वाटर रिलीज फ्रॉम डैम, यदि डैम से पानी रिलीज करते हैं तो इसमें दो घटनाएं हम आपसे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैथन डैम ही है, मैथन डैम है, मैथन डैम दामोदर नदी में पानी छोड़ता है। तो दामोदर में जो पानी छोड़ता है वो कुमारडुबी कोलियरी होकर के जाता है। कुमारडुबी कोलियरी में जब जाता है तो डैम वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी कब टाइम में, किस टाइम में, कितना क्वांटिटी में छोड़ रहे हैं। ये जब छोड़ेंगे तो डैम वाले अथॉरिटी, मैथन डैम वाला अथॉरिटी कोलियरी अथॉरिटी को खबर करेगा। जैसे कुमारडुबी कोलियरी के मैनेजर एजेंट को खबर करेंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उनको दिया हुआ है, बाकायदे वायरलेस करते थे पहले, मैसेज करेंगे या फ़ोन से खबर करेंगे या स्पेशल मैसेंजर से भेजते थे, ऐसा चीज़ था। अद्भुत बात यह है कि इस एवज में मैथन डैम वाले जो अथॉरिटी है, डैम वाले, वो सालाना पैसा लेते हैं माइन को इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारा ये चार्जेज है, उतना पैसा माइन अथॉरिटी जमा देता है। तो ये चौथा रेगुलेशन के आधार पर कोलियरी उनसे ये मांगने के लिए इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी और टाइम, किस टाइम में खोले, कितना पानी खोलिएगा और किस टाइम में खोलिएगा, उस टाइम में वो अपना अलर्ट हो जाएगा, वॉच करते रहेगा। और कांटेक्ट में एक दूसरे का लाइजनिंग के लिए ये रेगुलेशन के अनुसार, चार नंबर सब रेगुलेशन के अनुसार वो बाध्य हैं, और वो बाध्य हैं और उसी के तहत एक दूसरे का लाइजनिंग है और उसमें फीस का चार्जेज है जो कुमारडुबी कोलियरी को भरना पड़ता है। एक उदाहरण बताएं। दूसरा जो रिजर्वायर जो सोच रहे हैं, रिजर्वायर देखिए बहुत इंडिया में प्रॉब्लम था पानी का। तो एक साइंटिस्ट थे जिनके इंजीनियर्स डे मनाते हैं, जिनके बर्थडे पर विशेषर रैया, उन्होंने क्या किया था, कई पहाड़ियों को ऑब्जर्व किया और उस पहाड़ियों को बीच में जोड़ दिया तो एक बीच में डिप्रेशन मिल गया, वो बहुत बड़ा रिजर्वायर हो गया। और उसके पानी को कम खर्चा करके इंजीनियरिंग से बनाए और उसके पानी को डोमेस्टिक में सप्लाई किए। बरसात में वो प्रोजेक्टेड एरिया में काफ़ी पानी लेता है। अब बताइए वैसे रिजर्वायर में यदि बरसात अधिक हो और पानी बढ़ जाए और रिजर्वायर से जब पानी छोड़ा जाए एक्सेस की, टूटे नहीं, तो अगल बगल के गांव में फैल सकता है, अगल बगल कोलियरी में फैल सकता है। तो उसी स्थिति में ये देखिए वाटर डैम, रिजर्वायर या वाटर कोर्स, ये सारी चीज़ हैं। तो इस चीज़ के लिए ये प्रावधान 4 नंबर दिए गए हैं। क्लियर? अब 5वां सब रेगुलेशन आप लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए ये रिवर जोर, ये सबसे जो प्रॉब्लम है सरफेस वाटर से जो डेंजर है, इस संबंधी ये चर्चा हुआ कि कैसे लाइजनिंग करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हाई फ्लड लेवल 1.5 मीटर ऊपर होगा, ये दूसरा सब रेगुलेशन में है। लेकिन वार्निंग लेवल कब होगा, डेंजर लेवल कब होगा? तो डेंजर लेवल जो है इक्वल टू 1.2 मीटर मार्क इनटू हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल जहां मैक्सिमम पहुंचा है उससे 1.2 मीटर जो है, ये 1.2 मीटर हाई फ्लड लेवल से नीचे ही रहेगा तो उसको हम डेंजर लेवल कहेंगे, मार्क करेंगे। ऑल पर्सन
डेंजर लेवल जैसे ही होगा बढ़ेगा, ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉन। डेंजर लेवल इजकल टू 1.2 मीटर मार्क इनटू हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल में मार्क रहेगा। हाई फ्लड लेवल मान लीजिए कि 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए, तो उसमें 1.2 मीटर मार्क है, तो मतलब 0.3 30 सेंटीमीटर पहले ही हम ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉ फ्रॉम द माइंस। अंडरग्राउंड होगा तो अंडरग्राउंड होगा, ओसीपी होगा तो ओसीपी होगा, सारे आदमी को हम माइंस से निकाल लेंगे। क्लियर? एडिक्वेट कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड। अब आदमी को निकाल लेंगे, रेगुलेशन बना दिया, कैसे निकालिएगा? जब डेंजर लेवल मार्क पार कर गया पानी, सरफेस वाटर यदि डेंजर लेवल मार्क पार कर गया, इसके बाद वो एंट्री से घुसना स्टार्ट करेगा। इसके भय से वो एक 30 सेंटीमीटर जब कम रहे, उसी समय हम आदमी को विथड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए दूसरा जो पॉइंट है, एडिक्वेट कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड। आपको सेंटर प्लेस जहां है वहां से, या गार्ड जिसको डिप्यूट किए हैं उसके थ्रू आपको सेंट्रलाइज प्लेस में कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। इसीलिए गार्ड को ऑथराइज किया जाता है कि विभिन्न मोबाइल नंबर में मानसून के कंट्रोल रूम में आप खबर कीजिए कि डेंजर लेवल जो है सो पार कर गया, और डेंजर लेवल पार कर गया तो वहाँ से फिर खदान के अंदर वर्कर जहाँ काम करते हैं विभिन्न प्लेस में, वहाँ पर वो एडिक्वेट कम्युनिकेशन होगा कि उनको बोल करके हम खदान से निकाल दें। इस तरह से इनंडेशन से हम बच सकते हैं। तो ये हुआ छठा सब पॉइंट, पांचवा सब पॉइंट। छठा सब रेगुलेशन जो है वो है नो वर्किंग शैल बी डन वर्टिकली बिलो रिवर, कैनल, लेक, टैंक, सरफेस रिजर्वायर। 2 पॉइंटेज। वर्टिकली हम रिवर के नीचे, जैसे रिवर जा रहा है, रिवर के नीचे कोई वर्किंग हम नहीं करेंगे। कैनल के नीचे वो कोई वर्किंग नहीं करेंगे। कोई टैंक है, टैंक मतलब रिजर्वायर भी है, सरफेस रिजर्वायर, टैंक, इसके नीचे हम काम नहीं करेंगे। क्लियर? ये बिलो नीचे। अब ये नीचे कितना, नीचे हाउ मच, जैसे ये सरफेस है तो सरफेस से नीचे हम काम नहीं करेंगे, तो ये हार्ड कवर को देखते हैं हम लोग जस्ट नीचे। अब आ जाइए बी पॉइंट जो है, नो वर्किंग शैल बी डन वर्टिकली बिलो। दूसरा है बी, स्पॉट विद इन 15 मीटर बैंक ऑफ रिवर। अब जैसे मान लीजिए ये रिवर है, तो इस रिवर के जस्ट नीचे काम नहीं होगा, ये वर्किंग नहीं होगा। अब जैसे ये रिवर है तो इसके नज़दीक में आप काम कहाँ तक करेंगे? 15 मीटर छोड़ना होगा। ये 15 मीटर आपको छोड़ना होगा। ये 15 मीटर छोड़ करके वर्किंग यहीं तक कर सकते हैं, यहीं तक वर्किंग कर सकते हैं। क्लियर? तो स्पॉट विद इन 15 मीटर बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारा जो है उससे, रिवर कैनल के किनारा है उससे, लेक यदि है तो लेक के किनारे है उससे, टैंक है तो टैंक के किनारे से 15 मीटर हमको एटलीस्ट छोड़ना होगा। क्लियर? और ये जो है हार्ड कवर बांधते हैं 15 मीटर हम उसके किनारे से छोड़ते हैं, ये हार्ड कवर मानते हैं। तो ये छठा सब रेगुलेशन है। अब ये और जो 4 सब रेगुलेशन है उसको सेकेंड पार्ट में चर्चा करूंगा। प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर का पार्ट 2 जो बचा हुआ था, 6 सब रेगुलेशन तक पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो ये 7, 8, 9, 10 सब रेगुलेशन पर चर्चा करूंगा। 6 रेगुलेशन में हमने बोला था कि नो वर्किंग
shall be done within underneath river, और सारा सा पॉइंट था, रिवर, कैनल, लेक, रिजर्वायर के नीचे काम नहीं करेंगे। और ये रिवर, कैनल, रिजर्वायर के एज से 15 मीटर दूरी पर रहेंगे, 15 मीटर के अंदर नहीं काम करेंगे। ये दोनों चीज काम हम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में स्पेसिफाई विथ कंडीशन, इसमें विशेषाधिकार है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का जो विशेषाधिकार है कि ये रिवर के नीचे भी काम करने के लिए या रिजर्वायर के 15 मीटर या रिवर के 15 मीटर एज के अंदर काम करने के लिए, तो वो जो कंडीशन देंगे उसमें उनका परमिशन लेना होगा। तो उस परमिशन के लिए जो हम एप्लीकेशन करेंगे वो सब रेगुलेशन 7 में है। 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर का पार्ट 2 7 सब रेगुलेशन में है एप्लीकेशन फॉर परमिशन। हम जो परमिशन लेंगे रिवर के नीचे काम करने के लिए, लेक के नीचे काम करने के लिए, रिजर्वायर के नीचे काम करने के लिए, या उसके 15 मीटर के नज़दीक घुसने में हॉरिजेंटली, तो उस एप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना होगा? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है? 2 कॉपी प्लान देना होगा, सेक्शन भी देना होगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन दिखाना होगा, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कहाँ पर रिवर है, लेआउट देना होगा, किस लेआउट से आप काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप वर्किंग फैला हुआ है, डेप्थ, कितना डेप्थ पर काम कर रहे हैं, पोजीशन, डेप्थ, गोफ, डेप्थ और गोफ और पोजीशन बताना होगा कि कहाँ गोफ है, क्या नेबर माइंस का भी यदि पोजीशन और डेप्थ गोफ का होगा तो देना होगा। फॉल्ट, डाइक, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फॉल्ट को भी दिखाना होगा, डाइक को भी दिखाना होगा, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को दिखाना होगा, और पार्टिकुलर में इफेक्ट। कहने का मतलब है कि सरफेस, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर से जो जो चीज़ें होगा वो पर्टिकुलर में इफेक्ट उसको भी इंक्लूड करेंगे, और ये तो चीज़ इफेक्ट करता ही है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में आपको आ गया डाइक, फॉल्ट, डाइक तो होगा ही, और अदर स्लीप, वॉश आउट, ये सारी चीज़ें इसमें हम दिखाएंगे और तब परमिशन हम मांगेंगे। ऑल वर्किंग अप्रोच शैल बी डिमार्केटेड इन अंडरग्राउंड। अब रिवर के अंदर यदि हम काम करते हैं या रिजर्वायर कैनल के अंदर हम काम करते हैं या उसके 15 मीटर के अंदर काम करते हैं, तो जितना जो अंदर या उसके 15 मीटर के अंदर या उसके नीचे काम किया हुआ है वो सारे चीज़ को हम डिमार्केटेड करते हैं। कहा गया है कि उसको डिमार्केशन कैसे करेंगे? उसका जो पिलर वर्किंग होगा उसको बीच में आई लेवल पर उसको कलर कर देते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये 8 सब रेगुलेशन में है सरफेस इंडेंजर के लिए। 9वां जो है कॉम्पिटेंट पर्सन शैल इंस्पेक्ट विद इन एवरी 14 डेज। ओवरमैन माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो 14 दिन पर, प्रत्येक 14 दिन पर रेनी सीजन में 14 दिन पर इंस्पेक्शन करेंगे, और अदरवाइज महीना में एक बार 30 डेज में इन अदर पीरियड एग्जामिन करेंगे। क्या एग्जामिन करेंगे? प्रोटेक्टिव मेजर्स और स्टेबिलिटी, और उसका रिपोर्ट शैल बी रिटेन, साइन, डेटेड एंड काउंटर साइन बाय द मैनेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सरफेस वाटर के में क्या हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो एक प्रिकॉशन ये है, ये रजिस्टर टू डीजीएमएस चेक करेगा। चीफ कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेंगे? ओवरमैन माइनिंग सरदार उसको इंस्पेक्ट करेंगे 14 दिन पर, प्रत्येक 14 दिन पर मेंटेन करना है। रेनी सीजन में जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो प्रत्येक 14 दिन में हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, और अदरवाइज 30 डेज में हम पानी के लिए इंस्पेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर जो सरफेस वाटर के अगेंस्ट में बनाया हुआ है। अब आप माइन है और बगल में रिवर है,
या बगल में कोई वाटर रिजर्वायर है जहाँ से पानी का खतरा है, तो उसमें प्रोटेक्टिव मेजर क्या हुआ, उसका एम्बैंकमेंट जो बनाया है सो उसको पिचिंग जो किए हैं, स्टोन पिचिंग वो, या उसका स्टेज जो किए हैं मजबूती के लिए वो, तो सारा वो प्रोटेक्टिव मेजर्स को हम देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टिव मेजर देख लिए और उसका स्टेबिलिटी खत्म है तो उसका चर्चा नहीं किए, स्टेबिलिटी भी देखेंगे और उसका रिपोर्ट लिखेंगे, साइन करेंगे और उस पर मैनेजर भी देखेगा, इसलिए मैनेजर भी काउंटर साइन करेगा। तो ये रेगुलेशन 9 सब रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे माइंस हैं यहाँ पर सरफेस वाटर से माइन को खतरा हुआ है, सरफेस वाटर से माइन डूब गया है, कहीं कहीं तो ऐसी घटना हुई है कि सरफेस से का पूरा रिवर का पानी माइन में सड़क से चला गया। उस स्थिति में क्या हुआ, वहां पर रिवर और माइन के एंट्री के बीच में हाई फ्लड लेवल होगा, रिवर और माइन के बीच में एक एम्बैंकमेंट होगा, प्रोटेक्टिव मेजर्स होगा, प्रोटेक्टिव स्टेबिलिटी होगा, कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स बना होगा, दीवार बना होगा, वॉल बना, वो आखिर टूटा या बांध टूटा तभी तो पानी गया। तो इस बांध के बारे में इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइंस था बराकर के पास, क्या उस माइंस में पूरा बराकर रिवर का पानी चला गया और बहुत कम समय में चला गया। उस माइन में एयर को भी नहीं निकलने पाया और एयर पॉकेट बन गया। जब एयर पॉकेट बन गया तो आदमी भागते हुए राइट साइड में, कुछ आदमी मरे भी होंगे, कुछ आदमी एयर पॉकेट में अंदर ठेला गए राइट साइड में। अब वो माइन पूरा शाफ्ट तक डूब गया, सब लोग समझ गया कि माइन के अंदर जितने हैं डूब गए, लेकिन इतना तेजी से रस हुआ रिवर का पानी कि एयर पैकेट बन गया, एयर जो कंप्रेस्ड हो गया और कुछ दूर गैलरी में सूखा रह गया राइट साइड में, और उसमें 14 आदमी कि 15 आदमी थे जो 14 दिन तक उसमें रहे। लास्ट में पंपिंग हो रहा था शाफ्ट पर, शाफ्ट से ऊपर से पंपिंग, शाफ्ट तक डूब गया था, दोनों शाफ्ट डूब गया था, कोई आदमी का जिंदा होने का संभावना ही नहीं है, लेकिन वो एयर पॉकेट में आदमी जिंदा थे। ये विश्व का अनुपम घटना है, ऐसी घटना दूसरी जगह कहीं नहीं हुआ, सरफेस इनंडेशन से। और उस घटना में कुछ आदमी जो हैं उस घटना में अंदर में रह गए और 14 दिन तक रह गए। जब बाहर से पंप आया, पंपिंग हो रहा था, तो पंपिंग के जब पानी कुछ कमा तो पंपिंग के जो रेंज थे उस रेंज पर माथा रखने पर रात में आवाज आता था, खट 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 खट। लोग बोला भूत है, भूत है। पंप खलासी रिपोर्ट किया एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव लोग बोले ये 14 दिन हो गया, कोई आदमी अंदर हो ही नहीं सकता है जिंदा, इस स्थिति में कैसे हो सकता है? बोले कि नहीं हो सकता है। तो फिर ब्रिटेन से एरोप्लेन से पंप आया, पंपिंग हुआ और पंपिंग के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। तो वहां से 14 दिन अंडरग्राउंड में फंसे हुए व्यक्ति मिले, जिनको ऑल इंडिया टूर दिया गया, रेस्ट सर्विस उन लोगों को इसी तरह से छोड़ दिया गया बिना काम करे, पार्किंग दिया गया। इतिहास में है, बेगुनिया कोलियरी नाम है, ये बराकर के पास है। एनीवे, तो इसीलिए प्रोटेक्टिव मेजर्स और उसके स्टेबिलिटी को जांच करना है। ये कहानी हम इसलिए बताएं कि क्यों मेजर को चेक करना है और स्टेबिलिटी क्यों देखना है। रिपोर्ट शैल बी रिटेन एंड साइन एंड डेटेड एंड काउंटर साइन बाय द मैनेजर, इसका इंपॉर्टेंस है। 10 है सब रेगुलेशन, मैनेजर शैल इंस्पेक्ट ऑल प्रोटेक्टिव मेजर्स इन 3 मंथ पर्सनली। और मैनेजर जितना जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है, सरफेस के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्टिव बांध है, बैंक एम्बैंकमेंट है या स्टोन चिपिंग है, इसको देखेगा, मरम्मत करते रहेगा, उसमें से कहीं टूटा नहीं, कहीं कोई कमज़ोर नहीं हुआ। इसके लिए वो 3 महीना में एक बार पर्सनली देखेंगे कि उसका पानी उधर नहीं जाए। तो ये हुआ
रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर पार्ट 2। मैं समझता हूं कि ये आपको रोचक लगा होगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगले क्लास में दूसरा डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।